नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय और आप देख रहे हैं जनता टीवी। आज की बड़ी बहस का मुद्दा है राजनीति। राजनीति में भी 5 साल मलाई और अब सामाजिक आंदोलन पिछड़ों की याद आई। ये बड़ा दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय उठापटक का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी को हर दिन एक झटका दिया। सबसे बड़ा झटका था स्वामी प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जाना। स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 के चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तब वे विपक्ष के नेता थे। इससे पहले वे भी दल बदल कर चुके हैं। तमाम सारी पार्टियों में आने के बाद अचानक उन्हें लगा कि अब सामाजिक आंदोलन के जिस उद्देश्य के नाते वे इस पार्टी में शामिल हुए थे, वे संभवतः पूरे नहीं हो रहे हैं। इसी को उन्होंने अपना मुख्य ऐलान बताया और इसके बाद वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ लगभग 1 दर्जन और विधायक, जिनमें 3 मंत्री भी थे, वे भी समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी को यह करारा झटका था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2017 में ओबीसी वोटों के सहारे ही, ओबीसी वोटों के ध्रुवीकरण के कारण ही, ओबीसी वोटों के समीकरण के कारण ही सत्ता में पहुंची थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे नहीं मानती। उसका कहना है कि सर्वांगीण विकास, सभी जातियों के साथ, सबको साथ लेकर के चलते हैं। ओबीसी के लिए जितना काम भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उन्होंने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की जो पहले और दूसरे चरण की लिस्ट जारी हुई है, 107 उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट दिए हैं, जिनमें से 68% ओबीसी, यानी 44 सीटें ओबीसी को दी गई हैं, 19 एससी को दी गई है और 10 महिलाओं को भी इस चुनाव मैदान में उतारा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने शहर गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे। यानी रणभेरी बच चुकी है, चुनावी अखाड़ा सज चुका है। लेकिन इसमें किसका नफा होगा, किसका नुकसान होगा, आखिर ये उठापटक की राजनीति क्या रंग लाएगी, इसी पर हमारे साथ बहस करने के लिए आज मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से कीर्ति निधि पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी, कृष्ण मोहन पांडे भाजपा के, और हमारे साथ जनता टीवी के स्टेट ब्यूरो हेड, उत्तर प्रदेश के स्टेट ब्यूरो हेड और पॉलिटिकल खबरों पर खास नजर रखने वाले अंकुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल के अंकुर, जिनकी राजनीति पे पिछले कई सालों से वे लगातार पॉलिटिकल बीट पे कवरेज कर रहे हैं, वे अपना एक निष्पक्ष विश्लेषण देंगे। बात करते हैं कीर्ति निधि पांडे से। कीर्ति निधि जी, ये बताइए कि अचानक से अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के आए और इसके अलावा 10-12 और विधायक, 3 मंत्री भी इससे शामिल हो गए, तो इससे लग रहा है कि आपने भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से सेंध लगा ली है और अब भारतीय जनता पार्टी का जो है वो पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्या ऐसा लग रहा है? देखिए के उपाध्याय साहब, अखिलेश यादव जी किसी को लेके नहीं आए। लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके स्वयं अखिलेश यादव जी के पास आए और जिन लोगों ने 5 साल भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाया, जिनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, शोषितों वंचितों के साथ, ब्राह्मणों के साथ न्याय नहीं कर पाई, उस सवाल पर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़े जी। और उन्होंने पहले त्याग पत्र दिया मंत्रिमंडल से, विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दिया और फिर उसके बाद अखिलेश यादव जी से मुलाकात करके समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आज एक बात तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और कहा, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी भारतीय जनता पार्टी के टिकट कटने वाले विधायक को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराएगी, न तो उनको टिकट देने का काम। अब जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, जो बात दारा सिंह चौहान जी कर रहे हैं, जो बात धर्म सिंह सैनी कर रहे हैं, के उपाध्याय साहब, वो सवाल हम लोग भी खड़ा करते रहे हैं। समय समय पे वो सवाल हम लोग खड़ा करते रहे, चाहे ब्राह्मणों की उपेक्षा का सवाल हो, चाहे पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा का सवाल हो। जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिस तरीके से पिछड़ों और दलितों का आरक्षण नहीं मिल पाया, जिस तरीके से पिछड़े समाज का विद्यार्थी, दलित समाज का विद्यार्थी लगातार लखनऊ के अंदर आंदोलन कर रहा है और उसकी शिकायत करने पर
पिछड़ों विद्यार्थियों ने जो शिकायत किया, वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्वीकार किया कि हाँ, पिछड़ों को आरक्षण इन भर्तियों में नहीं मिल पाई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और कहा कि पिछड़ों का आरक्षण आपने नहीं दिया है, इसको समाहित करिए, इसको समायोजित करिए, पिछड़ों को जो उनका हक है वो दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण की व्यवस्था दिया, जो संविधान में पिछड़े दलितों को आरक्षण का प्रावधान किया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति। चंद्रशेखर आजाद दलित समुदाय से आते हैं। चंद्रशेखर आजाद दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने धोखा दिया है। दलितों के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। दलितों के अखिलेश यादव दलितों के साथ नहीं है। आज ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मुझे धोखा दिया है। आप दलितों की बात कर रहे हैं, अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं। मेरा इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है, 5 साल तक स्वामी प्रसाद मौर्य इस पार्टी में रहते हैं और अचानक आचार संहिता लगने के बाद उन्हें लगता है कि अरे पिछड़ों के लिए तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो चमत्कार हो गया। 5 साल आप मलाई खाएंगे, 5 साल बाद आपको लगता है कि यहाँ पर उन्हें उनके मनमाने टिकट नहीं मिले या उनके परिवार को एडजस्ट नहीं किया गया, तो दूसरी पार्टी में जाने की बात होती है। तो अगर दलितों का इतना ही या पिछड़ों का इतना ही उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सहयोग नहीं कर रही है, तो मंत्री पद छोड़ते बीच में और कूदते मैदान में, लेकिन एन चुनाव के टाइम पे क्यों? जी देखिए पाठक साहब, जो बात आप बार बार एक बात आती है ना, तमाम चैनलों पे आ रही है बात कि उनका टिकट नहीं मिल रहा था या उनके परिवार को एडजस्ट नहीं किया था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में स्वयं प्रसाद मौर्य जी को टिकट दिया, फिर उनके बेटे को भी टिकट दिया, फिर उनकी बेटी को पार्लियामेंट का टिकट दिया, फिर उनकी बहू को ब्लॉक प्रमुख का टिकट दिया। टिकट तो सब दे रही थी भारतीय जनता पार्टी। ये सवाल तो अनावश्यक खड़ा किया जा रहा है कि उनको टिकट नहीं मिला था इसलिए वो खिलाफ हो गए। टिकट तो उनको सब मिला 2012 से लेकर के 17 के बीच में। और मैं आपको बताऊं, जो चाहते हो टिकट मिलता, लेकिन जो सवाल हम खड़ा कर रहे हैं, जो सवाल समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया पिछड़े दलितों के लिए, वो कहीं न कहीं इस बात की कसक भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछड़े अति पिछड़े समाज के जो मंत्री थे उनके अंदर थी। उनकी बात उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया नहीं सुन रहे थे। ओम प्रकाश राजभर भी तो इनको छोड़ करके आए, जबकि ओम प्रकाश राजभर जी का ऐलान था 2017 के चुनाव में के साथ। तो ऐसी स्थितियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रही हैं कि केवल मंत्री बनाया गया, लेकिन उनकी भाजपा के कृष्णमोहन पांडे हमारे साथ हैं। कृष्णमोहन पांडे जी, सारे निशाने आपकी ओर हैं। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों का ध्यान नहीं रखा, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के गए, उनके साथ 12 और लोग छोड़ करके गए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 44 ओबीसी को टिकट दिए गए हैं, यानी 68%। 107 सीटों की घोषणा हुई है, उसमें 68% ओबीसी को टिकट दिए गए हैं। अब चुनावी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की क्या होगी और इन लोगों के जाने से क्या भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर पड़ेगा? कृष्ण मोहन जी। क्योंकि जी मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक ढांचे से एक सिद्धांत, एक दृष्टि, एक नवांकुर को लेकर चलने वाली पार्टी है। नवाचार के बारे में विचार करने वाली पार्टी है। हम सदैव अपने संगठन और सिद्धांत दोनों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से लेकर और आज तक समाज के अंतिम व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक ध्येय है अंत्योदय। अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर चलने वाले व्यक्ति कि समाज का दबा कुचला व्यक्ति, समाज का अंतिम व्यक्ति जिसके आज तक विकास की एक किरण तक नहीं जा पाई है, उसके लिए पिछड़ों की बात करिए। जो पिछड़ों के आरोप लगाए गए उस पर बात करिए, चुनावी भाषण नहीं। आप ये बताइए जो उन्होंने आरोप लगाए हैं क्या वो सही है, और पिछड़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति क्या है? पिछड़ा आयोग तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया था ना, तो उसके बाद भी ये सारे लोग क्यों छोड़कर के आपका साथ गए हैं? इस पे बात करिए। करते तो मैं आता हूं, अंत्योदय वगैरह मैं जानता हूं। मैं कीर्ति पांडे से पूछना चाहूंगा कि हमको 10 काम बताएं जो समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए किया हो। 10 काम गिनकर बताएं। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ उनकी बात नहीं सुनी जाती थी इसलिए छोड़ के चले गए। तो क्या मात्र यही 2 लोग पिछड़े और दलित मंत्री थे? क्या अन्य लोग नहीं है? क्या इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा नहीं है?
क्या ये गलत बात है? क्या ये झूठ है कि इस देश का उप मुख्यमंत्री पिछड़ा नहीं है? क्या ये झूठ है कि इस देश में सबसे ज्यादा केंद्रीय मंत्री बनाने की यदि किसी के पास ले सकता है कोई श्रेय तो वो भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। और आज तक 70 वर्षों तक पिछड़ा आयोग जो संवैधानिक दर्जा देने का काम ये लोग नहीं कर पाए, जिस कांग्रेस के साथ ये लोग रहे, कांग्रेस के सहयोगी दल बन के रहे, परंतु ये नहीं दे पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा आयोग बनाकर दिया। और यहाँ तक कि नीट के एग्जाम में भी 27% का किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं ओवरऑल बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना पिछड़ों के लिए किया है वो भारतीय इतिहास में आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। परंतु मैं बात अगले पिछड़े की नहीं करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी सदैव पूरे देश के 130 करोड़, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ नागरिकों के साथ में लेके चलती है। हम सारे लोगों की बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी के हक के लिए मारने का काम नहीं करती है और सदैव जो दबे कुचले वंचित लोग हैं उनके अधिकार के लिए सदैव लड़ती रही है। और आगे भी आपने देखा टिकट बंटवारे को लेके कि जिस तरह से इन लोगों ने कहा कि पिछड़ों की बात नहीं सुनी गई, इस देश का प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़ा है, इस उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी पिछड़ा है और ये पिछड़ों की बात करते हैं। साहब ये 10 काम यदि पिछड़ों ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पांडे जी। हेलो हेलो अनिल के अंकुर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अंकुर? जी जी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ अंकुर, ये बताइए, आप पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश के चुनाव देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को आपने बहुत नजदीक से देखा है। अभी जो घटनाक्रम हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य अचानक छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, इसके आने वाले परिणाम क्या होंगे? और भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें 68% ओबीसी है। यह तो महज 107 उम्मीदवारों की लिस्ट है जिसमें से 44 उन्होंने ओबीसी को दिए हैं। तो जो ओबीसी का जो एक माहौल बन रहा था कि ओबीसी की उपेक्षा की जाती है, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट देख करके नहीं लगता कि ओबीसी की उपेक्षा हो रही है? अंकुर देखिए जी, जैसा कि आपने 2 सवाल किए हैं, एक सवाल आपका ये है कि किस मतलब जो सूची आई है उससे किसको लाभ होगा, और दूसरा सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पहुंचने से लाभ क्या होगा। नंबर 1 सवाल का उत्तर ये है कि सभी राजनीतिक पार्टियां पिछले कई वर्षों से कोशिश करती है उनके पास जो कैंडिडेट आए जिताऊ कैंडिडेट जिताऊ हो। और आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा भी कि हम उन्हीं लोगों को लेंगे जो जीतने वाले हो, अभी और बाकी हारने वालों को हम लेने के सवाल नहीं उठता। तो जिताऊ कैंडिडेट की लेने की उनकी मंशा है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को उनकी नजर में वो एक ऐसे कैंडिडेट है, ऐसे नेता है जो तमाम अपनी सीटों के साथ साथ तमाम लोगों को जिताएंगे, इसलिए उनको शामिल किया गया। ऐसे तमाम नेताओं को शामिल करने की कोशिश कर। एक सवाल उत्तर। दूसरा सवाल था आपका कि 68% ओबीसी को भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में शामिल किया है। अब इसमें आप देखिए कि क्योंकि समाजवादी पार्टी उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी पिछले कई वर्षों से उनके ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि वो ओबीसी के नाम पर यादवों को ही सपोर्ट करती है। अखिलेश यादव ने इस बार के चुनाव में बहुत ही सहजता से, बहुत ही चतुरता से अपने इस टैग को हटाने की कोशिश की। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उन्होंने क्या किया, राजभर को जोड़ा, वो वर्मा को जोड़ा, फिर दूसरे राजभर आ गए, राजभर आए, लगातार ओम प्रकाश राजभर, रामचंद्र राजभर, फिर बाद में वर्मा जी आ गए, फिर अलग अलग निषाद आए, अलग अलग जितने ओबीसी है, कल उन्होंने दारा सिंह चौहान को जोड़ा। तो इस तरीके से जितने अलग अलग कास्ट के ओबीसी थे उनको उन्होंने जोड़ा है, और जोड़ करके उन्होंने साबित किया कि हम केवल यादवों के नहीं तमाम और ओबीसी के साथ हैं एक सब्जेक्ट। अब भारतीय लेकिन अनिल जी ये आपको नहीं लगता कि 5 साल ये कहां थे? 5 साल ये कहां थे? इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि बहुत उपेक्षा होती रही पिछड़ा वर्ग की, तो 5 साल तक इनको याद क्यों नहीं आई इन सब बातों की? 5 साल भाई, आप एकदम चुनाव के टाइम पे आपको क्यों याद आती है कि उनके साथ भेदभाव हुआ है? 2017 में उनको मायावती के साथ भेदभाव नजर आया, उससे पहले उनको दूसरी पार्टियों से भेदभाव नजर आया। अचानक चुनाव जब आते हैं
तब स्वामी प्रसाद मौर्य को भेदभाव नजर आता है और पिछले 30 सालों में वे इस भेदभाव को मिटा नहीं पा रहे हैं तमाम दलों में जाकर के। जी, मैं पहले सर अपनी बात पूरी कर लूं। सब्जेक्ट ये था कि 68% जो सीटें बीजेपी दी। अब भारतीय जनता पार्टी में उसमें अध्ययन किया गया कि समाजवादी पार्टी अगर ओबीसी पे लंबा दांव खेल रही है, सभी सारे ओबीसी को समेटने की कोशिश कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 107 लोगों की जारी गई, उसमें 68% ओबीसी को शामिल किया ताकि ओबीसी के प्रति भाजपा का संदेश नहीं जाए। एक सब। दूसरा, आपने अभी सवाल किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को पिछले 5 साल तक क्यों नहीं लगा कि पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है। यह अहम सवाल है, बड़ा सवाल है। इस सवाल में हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, वो सत्ता का सुख भोग रहे, सत्ता के भोग में वो सत्ता के सुख के साथ भोगने के साथ वो नाराज भी थे। वो जिस लोलुपता या जो भी प्रलोभन या जिस भी वादे के साथ भाजपा में जब शामिल हुए होंगे, वो अपेक्षा वहां पे पहुंचने के बाद जब उनको मंत्री पद दिया गया वो पूरा नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा हमें श्रम विभाग जैसा विभाग दिया गया जहां पे मजदूरों के सिवा है ही क्या, ना ही कोई बजट, लंबा बजट है जिसमें कोई लोग अपने क्षेत्र की जनता को या अपने शहर के, अपने जिले के, प्रदेश के विकास को कर सकते। ये उनकी निजी नाराजगी थी। ऐसा भी कहा जाता है कि अपने परिवार के तमाम लोगों को टिकट मांग रहे थे, ये भी दूसरी नाराजगी थी। हालांकि उसका खंडन करते। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि जब उन्हें पार्टी छोड़नी होती है किसी नेता को, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढता है, नाराजगी का कोई तरीका ढूंढता है। तो सबसे बड़ा उनको लगा, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति पे भयंकर जोर है। अगर पिछड़ों की राजनीति पर जोर चल रहा है तो इन्होंने कहा कि मैं पिछले 5 साल से घुट रहा था, वहां पे लगातार पिछड़ों की उपेक्षा हो रही थी। तो आपने जो सवाल किया कि सबसे बड़ा कि उनको 5 साल तक क्यों नहीं आ रहा है, ये अहम सवाल है। और इस अहम सवाल का उत्तर स्वयं स्वामी प्रसाद मौर्य दे सकते हैं, हम नहीं दे। जी ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस के अभिमन्यु त्यागी भी जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की है उसमें इस बार बहुत संवेदनशीलता बरती गई है, महिलाओं को ज्यादा टिकट दिए गए हैं। उन्नाव से आपने उस महिला को टिकट दिया है जो कुलदीप सिंह सेंगर से पीड़ित थी। तो इस तरह का जो एक कांग्रेस संदेश देने का प्रयास कर रही है, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस अभी जमीन पर कहीं नजर नहीं आ रही। जो लड़ाई दिख रही है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में नजर आ रही है। इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी भी नदारद है, कांग्रेस तो पिछले कई दशकों से नदारद है। ऐसे में कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है? देखिए, धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका जो प्रश्न था सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को लेकर, टिकट बंटवारे को लेकर रहा, तो चाहे सोनभद्र की घटना रही हो जहां आदिवासियों पर अन्याय हुआ, गोलीबारी हुई, जमीन कब्जाने को लेकर हुई, वहां जिन लोगों ने आवाज उठाई उसमें से एक चेहरा उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया। इसी तरह उन्नाव की घटना, उन्नाव रेप पीड़िता जो लड़की है जो विधायक ने रेप किया, उनकी जो मां है उनको कैंडिडेट बनाया। इसी तरह लखीमपुर खीरी में रितु सिंह है जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव के दौरान जिनके खिलाफ पुलिस ने अत्याचार किया। इसी तरह CA-NRC की महिला है जो जेल गई है, उन्हीं में से एक महिला को उठाकर सदफ जाफर जी को कैंडिडेट बनाया कांग्रेस पार्टी ने। निषाद महिला है जो बालू के दौरान जो मुद्दा था, बालू का मुद्दा था, और उस दौरान नाव जला दी गई थी पुलिस द्वारा, और अल्पना निषाद है नौजवान वो महिला है, उनको कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट बनाया। दरअसल ये कैंडिडेट इस तरह से बनाए गए कि एक तरफ पीड़ित पक्ष है और दूसरी तरफ वो पक्ष है जो शोषण कर रहा है। वो बसपा की सरकार के दौरान भी शोषण कर रहा था। वो जब सरकार गई उस शोषण के खिलाफ लग रहा था, मुलायम सिंह यादव जी आवाज उठा रहे हैं कि इनकी गुंडाई खत्म कर दी जाएगी। 5 साल इन लोगों ने खुली गुंडाई करी, एक पूरा अपहरण उद्योग उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सरकार के दौरान। फिर क्या मौर्य जी जैसे लोग भाजपा में चले गए। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि ये पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, मजलूम विरोधी है, ये सब पक्षों के विरोधी है। लेकिन 5 साल ये लोग मलाई चाटते रहे सरकार से। अब आज ये लोग जो बसपा के जो त्यागी जी पिछड़ा वर्ग आयोग, त्यागी जी मैं बात कर रहा हूं पिछड़ा वर्ग आयोग जो पिछले 30-32 साल से पेंडिंग था, ठंडे बस्ते में डला हुआ था, उसको मोदी सरकार ने ही सबसे पहले मान्यता दी है, पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाया है, उसको अस्तित्व में लाए हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये पिछड़ा विरोधी है? और उनका तो प्रधानमंत्री अति पिछड़ा वर्ग से आता है, तो केवल कहने भर से हो जाएगा पिछड़ा विरोधी है? देने की कोशिश करती है। ये गंगा में लाशें देखी हैं पिछले सरकार में, इस सरकार में देखिए गंगा में लाशें।
एनसीआरबी का आंकड़ा है 11,900 मामले दलितों के खिलाफ अत्याचार, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। बच्चों के खिलाफ रोज के 20 मामले, एनसीआरबी का आंकड़ा है। आपकी आवाज नहीं आ 50% रही हथियार पूरे देश भर के उत्तर प्रदेश में जी। मिलते हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा है, देश में नंबर 1 है। महिलाओं के खिलाफ 60,000 मामले, एनसीआरबी का आंकड़ा है, देश में नंबर 1 है। एडीआर का आंकड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा दागी और अपराधी नेता है, अपराधी विधायक और सांसद है। आप देखिए, लोग इनसे परेशान है। कांग्रेस पार्टी लगातार जो बातों को उठा रही थी वो सिद्ध कर दिया मौर्य जी जैसे नेताओं ने। उन्होंने बताया कि ये पिछड़ा विरोधी है, ये मजलूम विरोधी है, ये दबाते हैं लोगों को। ये तो बात कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही थी, लेकिन अब ये जनता को तय करना है कि ये उन लोगों के तरफ ठीक है है। जो पीड़ित पक्ष है, जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, या उस तरफ खड़े हुए हैं जो शोषण ये करता है। आपकी बातों का जवाब हम कृष्ण मोहन पांडे जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हम कीर्ति निधि पांडे जी के पास चलते हैं। कीर्ति जी, कल जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे, तब उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि 15% लोगों का जो है, 15% लोगों के पीछे 85% लोगों को जो है अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर 85% की वो बात कर रहे थे, और वो 15% की नहीं सुनने वाले, 15% उनका क्या बिगाड़ लेंगे। उस भाषण का उनका निहितार्थ ये था। तो वो 15% जो आक्षेप था या 15% का जो हमला था उनका, वो क्या ब्राह्मणों पे था? वो 15% कौन है? ब्राह्मण नहीं है, चलिए कोई और होंगे, तो वो कौन से 15% है जिनको स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार टारगेट किए हुए थे अपने भाषण में? कीर्ति जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, वो 15% कौन है? 15% वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया। 15% वो लोग हैं जो महंगाई बढ़ाने वाले। जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जी। 15% वो लोग हैं जी। 15% वो लोग हैं जिन लोगों ने पिछड़ों का आरक्षण छीना 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। 15% वो लोग हैं जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में शेड्यूल कास्ट का आरक्षण छीनने का काम किया, जो ब्राह्मणों पर उत्पीड़न करने का काम किया। वो 15% लोग हैं, और उनके खिलाफ 85% लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। अच्छा, ठीक है। कीर्ति जी, आपकी इस बात में बड़ा ऐसा मासूमियत भरा जवाब दिया है, मैं उस पर अब क्या कहूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी के पांडे जी से जवाब ले लेते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, जो कीर्ति निधि पांडे जी ने बहुत ही मासूमियत से कहा है कि 15% तो बस आप ही लोग हैं, बाकी सब जो 85% है वो सब स्वामी प्रसाद मौर्य के और समाजवादी पार्टी के साथ हैं, तो आप लोगों ने जो अत्याचार किया है वो 15% है। आपका कुछ कहना है इस पर? आप जब त्यागी जी बोल रहे थे तब भी कुछ जवाब देना चाह रहे थे, मैं चाहूंगा कि आप दोनों की बातों का जवाब दें। मैं इन दोनों लोगों का बारी बारी से जवाब देना चाहता हूं। हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता ही कह रहे थे कि एनसीआरबी की रिपोर्ट इतनी बढ़ गई है कि उत्तर प्रदेश अपराध का गढ़ बन गया है। मैं अपने मित्र को बड़ी शालीनता पूर्वक और बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कहना चाहता हूं कि एनसीआरबी की साफ रिपोर्ट वहीं पड़ती है जहां पे थानों में एफआईआर दर्ज होती है, क्योंकि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट तय होती है वो थानों से ली जाती है, और थानों में जहां पे ज्यादा एफआईआर दर्ज होंगे वहीं पे ही एनसीआरबी की रिपोर्ट बढ़ेगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि बढ़ गई है साहब, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि महिला अपराध और दलित अपराध में राजस्थान एक नंबर पर है। यही आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देखिए, महिलाओं के से अपराध बढ़े हैं, और दलितों पर पीट कर उनके मुंह पर पेशाब की जाए, और इसके वीडियो एक नहीं 20 मिल जाएंगे पूरे मार्केट में, आप यूट्यूब चैनल से लेके कहां तक। खैर, मैं मित्र आपको बधाई दे दूं कि आप एक नंबर पर थे अपराध में, जब केंद्र में थे 2G 4G जीजा जी कोल जी, लेकिन समस्या बदली, समय बदला, तो आप 2 नंबर पे हुए। 1 नंबर चीजों में पुनः आपने अपराध राजस्थान में किया, छत्तीसगढ़ में किसानों पे लगने लाठियां चलवाई, पंजाब में लाठियां चलवाई, परंतु उसका जिक्र आप नहीं करेंगे क्योंकि दीदी जी आई है यहाँ पे, जीजा जी के साथ आए हैं, तो समस्या तो होगी, क्योंकि यहाँ पे समस्या इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे योगी जी है, चलता नहीं है। दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा कि 15% वो लोग हैं जिन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने अपराध बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि 80% नहीं, मैं कह रहा हूं कि 85% वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को विकास में देखना चाहते हैं। भूलिया का लड़का बेल्जियम के सपने देखता है, लखनऊ और गाजीपुर का लड़का बैठा
जब कनाडा के सपने देखने लगे तो समझ लीजिए कि 85% लोग इस विकास उत्तर प्रदेश को एक विकास की धारा में ले जाना चाहते हैं। और जिस तरह से जो विकास आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इस विकास से देश का 85% एक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, परंतु 15% वो है जिनको वसूली चाहिए, जिनको अपराध चाहिए, जिनको कट्टे बेचने के लिए चाहिए, जिनको रसाम होते ही अपराधियों के पैसे छीनने चाहिए, जिनको उत्तर प्रदेश में 700 दंगे कराने हैं। याद होगा आपको, अच्छे से रिकॉर्ड याद होगा कि 700 दंगे 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हुए थे। ये कराना चाहते हैं, ये शामली चाहते हैं, ये मेरठ चाहते हैं, ये बलिया चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश को दंगों में, अपराध में, भ्रष्टाचार में डुबो देना चाहते हैं। ठीक है पांडे, इसलिए 15%। अनिल जी, एक सवाल ये भी है कि सभी अपने अपने तरीके से लिस्ट जारी करते हैं, उस पर हम लोग सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये उनका आंतरिक मामला है और ये उनका अधिकार भी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी। इन सबके बीच में आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट आई है उसमें नाहिद हसन, जो कैराना दंगों में शामिल था, जिसके लिए मुनादी पिटवाई गई थी, उनको टिकट दिया गया है। इमरान मसूद, जिन्होंने कहा था कि मोदी की बोटी बोटी काट के जो लाएगा वो इनाम पाएगा। इस तरह के लोगों को लगभग 4-5 नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल खांटी, जिनको लेकर के विवाद रहा है। तो इस तरह के लोगों को टिकट देने से क्या मैसेज जाएगा? और क्या ऐसा नहीं लगता कि पश्चिम में जो फिर से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को एक ऑक्सीजन दे दी है, क्योंकि वहां फिर हिंदू मुस्लिम अगर हो गया तो वहां फिर चाहे गठबंधन किसी का भी हो, पहले के भी हम गठबंधन देख चुके हैं, उसके कोई बहुत नतीजे अच्छे नहीं हुए। अंकुर जी। जी, आपने बहुत अहम बात आई है। इसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, देखिए, मैंने आज दोपहर में जब अखिलेश की प्रेस हो रही थी, तो उस अखिलेश की प्रेस में सवाल आया था कि आप वहां पे आपने अपराधियों को टिकट दी है, दोनों नाम उल्लेख किए गए थे। अखिलेश ने बहुत ही होशियारी से इसके उत्तर नहीं दिए, दूसरी बातें की, उसको उन्होंने उत्तर नहीं दिया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जाहिर सी बात है वो ऐसे सवाल से बचने की कोशिश करेंगे जो उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाए। जैसा कि आपने सवाल किया है कि वहां पे इसके मतलब हानि लाभ क्या होगा, तो निश्चित रूप से जब ऐसे प्रत्याशी मैदान में आएंगे, जनता मूर्ख नहीं है, जनता भी जागरूक है, जनता उत्तर देने को तैयार बैठी हुई। और अगर प्रत्याशी सही नहीं होंगे तो जनता वैसे ही उत्तर देगी। अब चुनाव में कौन सी पार्टी एक भी गलती को पकड़ करके किस तरीके से उसको बना ले, इसलिए बड़ा अहम बात होगी। क्योंकि राजनीति में जो चुनाव होता है, अंतिम हर रोज चुनाव के फल बदलते हैं, हर रोज चुनाव की मतलब तौर तरीके बदलते हैं। और जब ऐसे माहौल में जब हम पूरी तौर से सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया पे चल रहे हो, तो ऐसे में तो आप अपने संदेश को आसानी से आदमी तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो मुद्दा है जो आपने उठाया है, ये वाकई में ये गंभीर है। इसको राजनीतिक पार्टियों को सोच समझ करके, जबकि पहले भी चुनाव आयोग इस बात की घोषणा कर चुका है कि आपराधिक कृत्य के रखने वाले लोगों को चुनाव टिकट न दी जाए, उसकी घोषणा की जाए, उसके मतलब बाकायदा नामांकन से पहले उसके पेपर में इस्तेहार दिया जाए कि इनके पास कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति करते हैं तो पार्टी को भुगतना होगा। जी ठीक है कीर्ति जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि जिन लोगों को, जब 4-5 विवादित नाम है, ज्यादा नहीं, वो जिन 4-5 लोगों को टिकट दिए गए हैं, उससे क्या आपने भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम में ऑक्सीजन नहीं दे दी? क्योंकि वहां फिर अगर हिंदू मुस्लिम होगा तो फिर चाहे कोई भी गठबंधन हो, फिर बहुत उसका फर्क नहीं पड़ता। अगर हिंदू और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। कीर्ति जी। देखिए के उपाध्याय जी, समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान के आधार पर चुनाव नहीं लड़ती। समाजवादी पार्टी 2017 में भी क्या बोलता है का नारा दिया था। नहीं, लेकिन अपराधी तो देखना होगा ना। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये हमलावर है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों से भरी पड़ी है, और अगर अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को टिकट मिलेगा तो उनकी ये बात तो सही होती है ना कीर्ति जी, मैं ये कह रहा हूं। के उपाध्याय साहब, आपको भी पता है तमाम सर्वे और रिपोर्ट्स में जो आए हैं विधायकों के, उसमें सबसे ज्यादा अपराधी और दागी एमएलए और एमपी भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा। क्या वो बिना टिकट दिए एमएलए एमपी हैं भारतीय जनता पार्टी से? नंबर 1 पर हिंदुस्तान के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और एमपी सबसे ज्यादा दागी हैं, अपराधी हैं। ये रिपोर्ट्स बताते हैं।
तमाम दलों के ऊपर सर्वे हुए, उसमें नंबर 1 पे भारतीय जनता पार्टी। तो टिकट तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया सबसे ज्यादा अपराधियों को, और सारे टिकट घोषित होने दीजिए, फिर नंबर 1 पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी। 403 टिकट घोषित होने दीजिए भारतीय जनता पार्टी के, नंबर 1 पर पुनः भारतीय जनता पार्टी रहेगी। आज जो 107 घोषित हुए उनमें अपराधी हैं, जो 107 घोषित हुए उनमें कितने अपराधी हैं, इसका आपने विश्लेषण कर लिया होगा। को न्याय दिलाने के लिए जिन किसानों को थार गाड़ी से रौंदा गया, हम उसके खिलाफ, हम किसानों को न्याय दिलाने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए, पुनः बच्चों को लैपटॉप देने के लिए, और आलमबाग जैसा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाने के लिए, इकाना स्टेडियम जैसे और स्टेडियम बनाने के लिए, लखनऊ के जैसे गोरखपुर में मेट्रो चले, आगरा में मेट्रो चले, इसके इंतजाम करने के सवाल पे समाजवादी पार्टी चुनाव, हिंदू मुसलमान के नाम पे समाजवादी पार्टी चुनाव। एकाना स्टेडियम, कीर्ति जी मैं आपको बता दूं, एकाना स्टेडियम जो है प्राइवेट स्टेडियम है। एकाना में जिस तरह की डील हुई है उसमें सरकार को कोई लाभ नहीं होने वाला। एकाना स्टेडियम का सीधा सीधा लाभ उसके जो मालिक हैं उनको मिलेगा आने वाले 50 सालों तक। वो जो डील हुई है उन डीलों पर ही सवाल उठते हैं। उस सरकार की उपलब्धि सिर्फ इतनी है कि उनको जमीन दी गई थी। एकाना स्टेडियम की टिकटों का, एकाना स्टेडियम से होने वाली आय का सरकार को कोई लाभ नहीं है। कर रहे हैं, दूसरा कोई स्टेडियम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास नहीं है, आज उनको उसी में कार्यक्रम करना पड़ रहा है। नहीं, वो तो बनेगा तो कार्यक्रम करेंगे, उसमें क्या है, वो तो करेंगे, इतना तो अधिकार होता ही है। सरकार तो जहाँ कार्यक्रम कर सकती है, जैसे सफाई में होता था। कोई दूसरा स्टेडियम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बना पाई। तो जरूरत क्या है, जब आपने प्राइवेट बना दिया तो यहाँ दूसरे की जरूरत क्या है, वो आमदनी कहां से होगी? कोई प्राइवेट स्टेडियम नहीं है वो। अच्छा, सरकारी है, मान लेते हैं। बताइए। नहीं, मान लेते हैं, लेकिन मुझे जो जानकारी है, मैं चूंकि चैनल पे नाम लेना उचित नहीं समझता, जिन लोगों के पास स्टेडियम है वो है, और इस तरह की बातें मैं चैनल पे नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे पूरा पता है। कोई एग्रीमेंट की कॉपी हो तो जनता टीवी पे दिखाइए उसको। मैं ठीक है, आपने कहा है तो उसको हम मंगवा लेंगे। जिनके साथ में डील हुई है, कितने साल तक वो स्टेडियम किसके पास रहेगा, वो पीपीपी मॉडल पे स्टेडियम बनाया गया है, उसकी टिकटों का लाभ किसे मिलता है, उससे होने वाली आय किसको जाती है, उसका पूरा एक खाका है। उसके आसपास जो खेल ग्राम बनाया गया है उसकी भी पूरी एक डील हुई है, उसका भी पूरा एक खाका है। मैं चूंकि इस सवाल के लिए ये बहस नहीं है, इसलिए मेरे पास वो कागज नहीं है, लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत व्हाट्सएप कर दूंगा। खैर, अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेस जो है, कांग्रेस क्या 2024 के लिए प्रयास कर रही है? क्योंकि कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा कहीं दिखाई नहीं देता है। कांग्रेस काम कर रही है, प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर के एक कदम उठाया था, प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय रही, लेकिन कांग्रेस जमीनी स्तर पर कहीं नहीं दिखाई देती। आखिर कांग्रेस अपनी उस पुरानी खोई हुई ताकत को पाने के लिए क्या कर रही है? त्यागी जी, मुझे लगता है त्यागी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कृष्ण मोहन पांडे जी, लगातार सवाल भारतीय जनता पार्टी से होंगे और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर भी होंगे। विपक्ष का काम भी यही है कि वह जो भी सत्ताधारी पार्टी है उस पर उसको अंकुश में रखें और उसके जो होने वाले कामकाज है उसका मूल्यांकन करें। यह विपक्ष का दायित्व भी है। इसलिए समाजवादी पार्टी के कीर्ति निधि पांडे ने जो सवाल रखे और जिस तरह की बातें की कि अपराधी सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी में है, अपराधियों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी देती है, तो इस तरह के जो सवाल हैं उस पर आपका जवाब क्या है? इससे पहले कांग्रेस के हमारे साथी हैं अभिमन्यु त्यागी जी, उन्होंने भी कहा कि महिलाओं पे अत्याचार में यूपी अग्रणी रहा है, अपराधियों की ये पार्टी है। तो अपराध को लेकर के आपका क्या इन दोनों दलों के नेताओं को जवाब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से सरकार बनी है और हमारे ये मैनिफेस्टो में था कि महिला सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता होगी, और इसका आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में शासन व्यवस्था और खासतौर से पुलिसिंग इतना बेहतर सिस्टम हो चुका था कि अपराधी जो इस प्रदेश में
कट्टा और बंदूक लहराते हुए घूमते थे, वो अपराधी आके और थानों में गिरफ्तार कर लीजिए। और कुछ तो अपराधी ऐसे थे जो जेल से अपनी बेल लेने में भी घबराते थे। ये अपराध का असर था उत्तर प्रदेश में कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए और जो थे वो जेलों में हैं, आज तक अपने जमानत नहीं ले पाए और वो मना रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आए ताकि हम बाहर आए। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अपराधियों के हम अपराधियों से नजदीकी थी हमारी। मैं अपने मित्र को बता दूं कि मुख्तार अंसारी कौन है, कौन सा अपराध रोकने के दिशा में आपने काम किया? आपकी सरकार में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। 25,000 का इनामी अपराधी जौनपुर के अंदर एसएसपी आवास के सामने क्रिकेट खेल रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। जितने बड़े अपराधी मुख्यमंत्री की जो बड़ा अपराधी खुलेआम कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होगा। घर गिराने के लिए आपको रोने नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में यदि समाजवादी पार्टी का झंडा लगा है मतलब वो अपराधी है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने इज्यूम कर लिया था, परंतु 5 वर्षों में स्थिति ऐसी सुधरी है कि अब अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। दूसरी बात, मैं इनकी दूसरी बात पे आता हूँ। इन्होंने कहा कि टिकटों का बंटवारा में अपराधी है। साहब, इन्होंने पश्चिम में उस व्यक्ति को टिकट दिया है, कैराना से उस व्यक्ति को टिकट दिया है जो वहाँ के हिंदू के पलायन का जिम्मेदार है। तो इन्होंने मसूद को लेके आया है, वो मसूद जो प्रधानमंत्री को बोटी काटने इनाम देने की बात करता है, तो तीसरा अभय को लेके आया है जो स्वयं अपराधी है। लंबी अपराध उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी को टिकट ले सकता है। यदि आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तो समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं पा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का नेता होने का मतलब ही होता है कि बड़ा अपराधी। अभिमन्यु त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिमन्यु त्यागी आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अभिमन्यु त्यागी जी को सुन लेते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। उनकी जी अपनी स्वजाति को बढ़ाने का काम किया है। जी अभिमन्यु जी बोलिए। थाने से लेकर ठेका टेंडर और प्रशासन में जिस तरह से अपनी स्वजाति के लोगों को आगे बढ़ाया, इसी तरह समाजवादी पार्टी की सरकार में भी अखिलेश यादव जी ने अपनी स्वजाति को आगे बढ़ाने का काम किया था। यहां तक कि ऐसा भी दौर था कि जो थानों पे थाना इंचार्ज की जो पोस्टिंग थी उस पे भी ओबीसी के कोटे का 80% इन्होंने स्वजाति भर दिए थे। नौकरियां तक में इन्होंने स्वजातियों को नौकरियां देने तक का काम किया था, जिसकी जांच भी चल रही है। अनिल यादव जी पे जांच भी चल रही है। तो ये दोनों जो पार्टियां हैं, भाजपा और सपा, इनकी सरकार के दौरान जिस तरह से अपनी जाति को बढ़ाने का काम मुख्यमंत्रियों ने किया है, वो इस प्रदेश की जनता देख रही है। आज अखिलेश यादव मजबूरी में कभी राष्ट्रीय लोकदल के पास जा रहे हैं, कभी मौर्य जी को बटा रहे हैं, कभी राजभर जी को बटा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार के दौरान सिर्फ अपनी स्वजाति को बढ़ाने का काम किया था। और क्या हाल हुआ है, जाति देख के एनकाउंटर किया गया। सपा के दौरान तो एक काम हो रहा था, रामवृक्ष यादव जैसे अपराधी को संरक्षण प्राप्त था, तो दूसरी तरफ ऐसे अपराधियों को संरक्षण प्राप्त था कि जो बहुत बड़े बड़े जो धरना सेठ थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको चिट्ठियां पहुंच जाती थी, अपहरण हो जाते थे, जब भी कोई सुनवाई नहीं थी। इस सरकार में वो सारा काम एक सिस्टम के तहत होने लगा कि यानी कि बाबा जी की छतरी के नीचे जो आएगा वो तो बचेगा, नहीं तो उसका एनकाउंटर होगा। स्वजाति अपराधी, अभी जौनपुर में एक बहुत बड़े अपराधी हैं, उनकी घरवाली जिला पंचायत अध्यक्ष भी बन गई। तो ये इन लोगों पे आरोप ही नहीं है, लोग जान रहे हैं, इस प्रदेश की जनता थर-थर कांप रही है इन लोगों से। ये जाति देखकर एनकाउंटर कर रहे हैं। ब्राह्मणों पे नरसंहार हुआ है, 3 दर्जन से ज्यादा साधु संतों की हत्या, मंदिर की, आश्रम की, मठों की जमीन कब्जाने को लेकर हुई है। काशी कॉरिडोर में आप देखें किस तरह से इन्होंने मंदिरों का पूरा इतिहास था, जो सभ्यता थी, उसको इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि इनको धुन सवार थी मोदी जी को। गंगा में लाशें बहती हुई देखी है। 5 रुपए की दवाई का पत्ता 2500 रुपए में सरकार की नाक के नीचे बिका है कोरोना लॉकडाउन के दौरान। इम्प्रॉपर तरह से कुप्रबंधन हुआ है, जीएसटी में लोगों के धंधे चौपट हुए हैं, नौकरियां घट गई हैं, महंगाई बढ़ गई है। देखिए मोदी जी ने आके कहा कोरोना लॉकडाउन के दौरान आपदा में अवसर, तो ये लोग इशारा समझ गए। 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए में बिकने लगा। देखिए चारों ओर महंगाई, नफरत। टहनी ने किस तरह से, टहनी पुत्र ने किस तरह से नरसंहार किया किसानों का, और 6 दिन तक वो टहनी पुत्र बचा रहा सरकार की नाक के नीचे। जब ठीक है, कीर्ति निधि पांडे जी। कीर्ति जी, एक उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक मिथक है जातिगत आधार पर चुनाव और जातिगत आधार पर वोटिंग होती है, हम सब जानते हैं।
और इससे अभी पार पाना आने वाले कई सालों तक मुश्किल है। इस सच्चाई को हम मानते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 2019 में सबसे बड़ा गठबंधन हुआ था जातीय का बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का, और इससे पहले कांग्रेस के साथ हुआ था 2017 में। दोनों ही बड़े गठबंधन फेल हुए। और 2019 का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का अर्थ था एक सीमित वोट बैंक, एक पर्टिकुलर वोट बैंक का पूरी तरह से आपके साथ जुड़ जाना। वो गठबंधन फेल हुआ। उसके पीछे जो रिसर्च सामने आई, जो बिजनेस स्टडीज हुई, उसमें यह सामने आया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो डायरेक्ट बेनिफिट दिए हैं, लाभार्थियों को जो लाभ मिला है, जैसे अभी मुफ्त में राशन मिल रहा है, लगभग 75 किलो अनाज, तेल, नमक वगैरह सब मिला करके हर एक गरीब परिवार के घर पहुंचता है। गरीबों को आवास मिला है, पेंशन मिली है, और 1100 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से अगर किसी के घर में 2 बच्चे हैं तो 2200 रुपए यूनिफॉर्म के गए हैं। इस तरह की स्कीमों के लाभ जिसको कोई देख नहीं रहा है, और हम अभी भी वही आकलन कर रहे हैं जो पिछले दशकों में होते आए हैं कि इतने यादव, इतने मौर्य, इतने मुस्लिम, इतने ब्राह्मण, लेकिन एक ऐसा वर्ग भी तैयार हो रहा है जो लाभार्थी वर्ग है। क्या समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के इस लाभार्थी वर्ग दिखाई नहीं दे रहा, या समाजवादी पार्टी देखना नहीं चाहती? क्योंकि यह एक सच्चाई है कि लाभार्थियों का अपना एक वर्ग तैयार हो गया है जो अभी सिर्फ मोदी जी के नाम पर या योगी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय का क्यों ना हो। कीर्ति निधि जी। देखिए उपाध्याय जी, जहां तक सवाल है लाभार्थियों का, 2012 से 2017 हम लोग सत्ता में रहे। मैंने आपको बताया कि 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, 20 लाख नौजवानों को लैपटॉप देने का काम, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम, 10-90 जैसी एक अच्छी योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने चालू किया। डायल 100 दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक के साथ लखनऊ के अंदर एक बड़ा कार्यालय के साथ डायल 100 की शुरुआत किया कि लोगों के घरों तक पुलिस पहुंच जाए, लोग परेशान ना हो, कोई संकट हो तो उनके पास तक पुलिस पहुंच जाए। मजदूरों को साइकिल देने का काम किया, दवा के लिए लोगों को धन उपलब्ध कराने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, और सीधे कन्या विद्या धन, बेरोजगारी भत्ता, पढ़े बेटियां योजना के तहत 20,000 रुपया हम लोगों ने देने का काम किया। लाभार्थी समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत ज्यादा थे, लेकिन इस सरकार में महंगाई बढ़ी। इस सरकार में जिन लोगों को सिलेंडर मिला वो दोबारा रिफिल नहीं करा पाए, जिन लोगों को अनाज मिला वो पका नहीं पा रहे अनाज को। इस दर्द को समझना पड़ेगा। और आज समाजवादी पार्टी ने कहा सबसे महंगी बिजली हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में, सत्ता में आने पे 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा हमारा है, और इसको पूरी प्लान वे में इसकी रणनीति, इसका गणित समझ चुके हैं कि सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली हम लोगों को देना है लोगों को, और सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देना है, किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराना है। जो महंगा हो गया खाद इस सरकार में 5 किलो खाद 50 किलो की बोरी से चोरी कर लिया सरकार ने, और दाम भी बढ़ा दिया। किसान खाद के लिए, बीज के लिए परेशान है, इसकी उपलब्धता कराना, सस्ती शिक्षा, सस्ता दवा, इसकी उपलब्धता कराना, यह समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता में शामिल है। ठीक है, अनिल जी से जवाब ले लेते हैं। अंकुर जी, मैंने जिस बात का जिक्र किया, जो कीर्ति निधि पांडे जी से मेरा सवाल था, लगभग वही सवाल आपसे भी है कि जब हम विश्लेषण करते हैं पिछले 3-4 चुनाव का, तो हम जातियों के आधार पर करते हैं, और जातियों के आधार पर होना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश जो है जातीय राजनीति से ऊपर नहीं उठ सकता। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि लाभार्थियों का एक अलग वर्ग तैयार हो गया है जिसमें जाति के मिथक टूटे हैं। आपको क्या लगता है? आप तो लगातार रिपोर्टिंग फील्ड से रहे हैं, जगह जगह अभी गए भी हैं, आप अखिलेश जी के भी साथ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ भी गए हैं, तो इन सब चीजों के बीच में आपको क्या दृश्य दिखाई देता है? देखिए, दृश्य तो ये होता है कि कौन सी किस पार्टी की सरकार ने किस समय इसका वितरण किया। जैसे हम बताते हैं कि जब समाजवादी पार्टी सरकार थी तो इन्होंने चुनाव से बहुत पहले, 2017 के बहुत पहले, इन्होंने
मतलब जितना वितरण किया, लैपटॉप जितने बटा पहले बांटा था। और अब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन्होंने जो वितरण किया अभी हाल में हो रहा है, अभी भी चल रहा है वितरण, जो प्रोसेस पहले चल चुका है, तो प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यू। तो लोगों के खाते में पहुंच रहा है, लोगों की यादें ताजा रहती है। मुझे याद है कि पिछले चुनाव में मैं जब गांव में पहुंचा, मैंने इससे पूछा कि क्यों चाचा आप उसको वोट दोगे, यहाँ तो ना बिजली है ना पानी। तो उन्होंने मुस्कुराई, हम वोट बताएंगे। हमने पूछा बताइए किसको देंगे? कहने कि हमें मोदी ने लाभ दिया। हमने क्या दिया है मोदी ने लाभ? कहने अभी 2000 रुपए मेरे खाते में आया। तो ये जो रुपया खाते में आता है ना, ये किसान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। किसान के लिए 100 रुपए भी बहुत मायने होते हैं। वो किस तरीके से दिन रात को 3 बजे उठ करके ट्यूबवेल लगाता है और नहर से पानी निकालता है, लगाता है, तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम होती है। तो अगर ऐसे मौके में उसकी मदद पहुंचती है तो ये निश्चित रूप से कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनावी नजरिए से देखा जाए तो बहुत ज्यादा लाभप्रद माना जाता है कि उस वोटर की हैसियत से और उस पार्टी के वोटर के लिए जो कि जिसके लिए काम किया गया है। और दूसरा हमारा इसमें एक थोड़ा सा भिन्नता मैं चाहता हूँ, हालांकि बड़े राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं हमारे सामने, मैं इनसे पूछना चाहूंगा इनसे भी कि हम फ्री में स्टेट की जिम्मेदारी होती है, एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता की जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करे, लेकिन निःशुल्क क्यों? इस पे एक सवाल होना चाहिए, इस पे मुद्दा होना चाहिए कि हम जो जनता की जो जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि हम जनता को एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, लाइट, रोड, सब जितनी चीजें मुहैया कराएं, लेकिन पैसे डालने वाली व्यवस्था क्यों हो रही है, इस पे बहस ठीक है जी। ठीक है अनिल जी, ठीक है। कांग्रेस के त्यागी जी से मैं सवाल लेता हूं और उसके बाद कृष्णमोहन पांडे जी के पास हम चलते हैं। ये बताइए कि जो डायरेक्ट बेनिफिट का जो मेरा सवाल है वो कांग्रेस से भी है, क्या आपको ये दिखाई नहीं देता? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2012 में गरीबी रेखा के नीचे जो लोग थे, तब कांग्रेस की सरकार थी, उस लिस्ट को आधार बनाया गया और उस लिस्ट के आधार पर आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और 2000 रुपए जो खातों में जा रहे हैं, किसान सम्मान निधि योजना, इसके अलावा भी तमाम सारी योजनाएं, और उस लिस्ट को जिला अधिकारियों को भेज दिया गया। उसके आधार पर वो लाभ दिए गए हैं। उसमें फिर ये नहीं देखा गया कि ये यादव जाति का है या ये मुस्लिम जाति का है या ये कांग्रेस का वोटर है। तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को 2017 में भी मिला और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को 2019 में भी मिला। तो क्या आप तमाम सारे राजनीतिक दलों को यह सब दिखाई नहीं देता या आप सब लोग यह देखना नहीं चाहते? देखिए, जो वो आंकड़ा है आपके पास 2012 का, तब से गरीबी रेखा से नीचे जो रहने वाले लोग हैं वो 80 करोड़ खुद मोदी जी ने बताया, 3 गुना 4 गुना बढ़ गए हैं। अगर या तो ये योजनाएं फ्लॉप हो गई हैं, दूसरी बात मैं खुद आपके कांग्रेस शासन काल में थे 80 करोड़ जी। मेरा खुद का गन्ने का भी बॉन्ड है जी आप बोलिए। हाँ जी, मेरे खुद का भी गन्ने का बॉन्ड है। 14,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया सरकार पर है, हम किसानों का। कृषि में लगातार लागत बढ़ती जा रही है। 25,000 रुपए एकड़ का नुकसान सरकार की नीतियों की वजह से किसानों को हो रहा है। त्यागी जी, गन्नों का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक पिछली तमाम सरकारों से सर्वाधिक गन्ने का भुगतान है यदि किसी ने किया है 1,57,000 करोड़ रुपए, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नीम कोटेड यूरिया का कट्टा तो जो 270 का 50 किलो का था, उसका वजन घटाकर 45 किलो का कर दिया। इसी सरकार ने 150 रुपए हॉर्स पावर जो बिजली का कनेक्शन था, मेरे नाम खुद बिजली का कनेक्शन है, वो 170 रुपए हॉर्स पावर बिजली का इन्होंने दाम वसूला है किसानों से। आप देखिए, लगातार लागत बढ़ती जा रही है कृषि पर। लागत कम करने की कौन बात करेगा? आपकी बातों का जवाब हम कृष्णमोहन पांडे जी से ले लेते हैं। कृष्णमोहन पांडे जी, आप कंक्लूजन कीजिए क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। तमाम सारे लोगों ने आप पर सवाल उठाए हैं, तमाम सारे लोगों के आप पर आरोप हैं क्योंकि आप सरकार में हैं और आपसे सवाल किए जाएंगे, होते रहेंगे। इन सवालों का जवाब दीजिए कि गन्ने का, जैसे अभी त्यागी जी बात कर रहे थे, कीर्ति निधि पांडे जी बात कर रहे थे, इन तमाम सारी बातों का भारतीय जनता पार्टी क्या रुख रखती है, क्या जवाब देती है? एक लोगों का मैं जवाब दूंगा, थोड़ा समय दीजिएगा। मैं शुरू करता हूं। इसके पूर्व में जब हमारे मित्र, कांग्रेस के मित्र ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी स्वजाति लोगों को टेंडर ठेका देके और उनको आगे बढ़ा रही है। साहब,
जरा ठीक से उत्तर प्रदेश का आकलन कीजिए। उत्तर प्रदेश में सारी चीजें जो हो गई है ऑनलाइन हो गई हैं। जो ऑनलाइन सिस्टम से आएगा उसी को काम मिलेगा। यहाँ पे कई भाई भतीजावाद 2G 4G जीजाजी नहीं है। जीजाजी का काम खत्म हो चुका है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि थाना में, हमारे मित्र ने कहा कि थाना जो है एक जाति विशेष के लोग चलाते हैं, ओबीसी को नहीं दिया गया, एससी नहीं। क्या प्रशासन अब जाति देखकर चलेगा? उत्तर प्रदेश जातियों के निर्धारण से उत्तर प्रदेश का थाने और जगह उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक व्यवस्था चलेगी। उत्तर प्रदेश को चलाने के लिए जातियों का निर्धारण करना पड़ेगा। जो बेहतर प्रशासक होगा उत्तर प्रदेश में, उसके थाने, उसको जिले और उसको तहसील दिए जाएंगे। परंतु आप लोगों ने उत्तर प्रदेश कृष्ण मोहन पांडे जी, ये चुनावी भाषण है और चुनाव का ये जो मौसम है, इसमें ये बहस तो कभी खत्म नहीं होगी। एक दूसरे पर आरोप जारी रहेंगे। आप सब लोग इस बहस में जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी चुनावी राजनीति पर एक बहस कि किसी के आने जाने से क्या फर्क पड़ने वाला है। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो चुनावी रणभेरी में बहुत सारे रंग देखने को बाकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आ चुकी है, पहली लिस्ट, पहले और 2 चरण की। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी इरादे साफ कर दिए हैं। गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ेंगे। वहां से चुनाव लड़ने का मतलब है कि पूरे पूर्वांचल को साधने की तैयारी है। इससे पहले चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अहमियत अचानक बढ़ गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा पिछड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य है। पिछले चुनाव में भी केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीटों का आंकड़ा प्राप्त किया था। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में या केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके वह इस बार भी इस जादुई आंकड़े को छूने का प्रयास करेंगे। लेकिन अंतिम फैसला तो 10 मार्च को ही आना है। जनता को मोहर लगानी है। नजर क्या होगा ये हम आगे देखते रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप देखते रहिए जनता टीवी। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।